24 नवंबर 1881 गढ़ी सांपला, रोहतक जिले का एक छोटा सा गांव। इसी गांव के एक जाट किसान सुखीराम के घर जन्म हुआ चौधरी छोटूराम का। चौधरी छोटूराम का जन्म का नाम रिछपाल था, परंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण दुलार से छोटू पुकारे जाने लगे। चौधरी साहब के पिता सुखीराम की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसी कारण उनकी शिक्षा में भी काफी व्यवधान थे। चौधरी साहब ने पहली बार पाठशाला का मुंह तब देखा जब वो 10 साल के थे। शिक्षा शुरू करने के लिए 10 साल की उम्र बड़ी होती है, मगर चौधरी छोटूराम ने एक बार पाठशाला की चारदीवारी में आ जाने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी 5 साल की शिक्षा 4 साल में ही पूरी कर ली और इसके लिए उन्हें ओपन स्कॉलरशिप भी मिली। उन्होंने बीए किया सेंट स्टीफन कॉलेज से और इसके बाद उन्होंने लॉ कॉलेज आगरा से जो है लॉ की शिक्षा प्राप्त की। दिलचस्प बात यह है कि अपने बीच छोटूराम जैसे होनहार लड़के को देखकर गांव के साहूकार ने सुखीराम को सलाह दी कि छोटूराम को पटवारी बनाया जाए। ऐसी सलाह देते हुए उस साहूकार ने कहां सोचा था कि जिसे वो पटवारी बनाना चाहता है वो एक दिन हजारों पटवारियों के भाग्य का फैसला करेगा। एक बार उनके पिताजी गए साहूकार के पास, उनकी शिक्षा के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी तो वो मांगने के लिए वहां गए। तो उस समय साहूकार से जब उन्होंने बात की तो साहूकार जो है आराम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये तो मेरा आराम का समय है और तब तक आप पंखा करिए और मैं उसके बाद बात करूंगा। तो उनके फादर जो हैं वो पंखा झलने लगे और काफ़ी देर हो गई जब वो बाहर नहीं आए। तो इसके बाद दीनबंधु छोटूराम जी अंदर गए तो उन्होंने वहाँ का जो नज़ारा देखा तो वो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और वो उनके मानस पटल पर एक किस्म से अंकित हो गया और वहीं से उन्होंने ये एक प्रण लिया कि वो मनी लेंडर से और साहूकार से जो है इनको किसानों को मुक्ति दिलाएंगे। इस घटना से छोटूराम को अपने ग्रामीण जीवन की असलियत और कठिनाइयों तथा अन्याय और शोषण पर आधारित व्यवस्था समझ आ गई। उनकी चेतना पर इसका गहरा असर हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद चौधरी छोटूराम के जीवन का वो अध्याय खुला जिसने उनके जीवन को ही नहीं अपितु उस समय के समाज को भी एक नई दिशा दी। चौधरी साहब वकालत पास करके आगरा में ही प्रैक्टिस करने लगे। 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। चौधरी छोटूराम 1912 में रोहतक आकर वकालत करने लगे। परिवर्तनी संसारे मृतः को वाना जायते स जातो येन जायेन याति वंशम समुत्रितम। हितोपदेश का ये श्लोक चौधरी साहब ने 7वीं कक्षा में पढ़ा था। बस तभी से ये उनका जीवन मंत्र बन गया। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद त्रासित, शोषित और पीढ़ियों से साहूकारों की बेईमानी की मार झेल रहे ग्रामीणों के जीवन में प्रकाश लाने का बीड़ा उठाया। मेरे भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, देश का विकास संभव नहीं है। ये शब्द महात्मा गांधी के थे, जिन्हें अक्षरशः सत्य करने का प्रयास कर रहे थे चौधरी छोटूराम। उस समय का पंजाब मुख्यतः 3 भागों में बटा था। पश्चिमी पंजाब में जहां मुसलमानों का बाहुल्य था, वहीं मध्य पंजाब में सिख ज्यादा थे, जबकि पूर्वी पंजाब में हिंदुओं का वर्चस्व था। चौधरी छोटूराम ने इस बात को समझा कि सबको साथ लिए बिना पंजाब का विकास संभव नहीं है और ये विकास तभी होगा जब यहां रहने वाला हर किसान खुशहाल होगा, चाहे वो जाट हो या अहीर राजपूत। उस वक्त के सबसे बड़े प्रॉब्लम थे कि देहात में रहने वाले किसान और ख़ासतौर पर छोटे किसान वो कर्जे के नीचे, साहूकारों के कर्जे के नीचे बहुत दबे हुए थे
और एक दफ़ा जो कर्जा ले लेता था सारी उम्र उतारता नहीं था कि उसका ब्याज सूद इतना बढ़ जाता था कि अल्टीमेटली उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी और वो एक जिसको कहते हैं सीरी की हैसियत बन जाया करती थी एक या दो जनरेशन के बाद। तो इसको उन्होंने महसूस किया, एज ए वकील भी महसूस किया जब वो रोहतक में प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसके लिए जब वो पावर में आए तो सबसे पहले उन्होंने उसके मुतालिक कुछ कानून बनाए। एक तो था उनमें लैंड एलियनेशन एक्ट, जिसमें था कि कल्टीवेटर्स की ज़मीन जो है ना वो नॉन कल्टीवेटर नहीं खरीद सकेगा, वो सिर्फ कल्टीवेटर ही खरीद सकेगा और वो भी कुछ हालात के मुताबिक। दूसरे एक और उन्होंने जो इंडेप्टनेस थी उसके मुतालिक एक कानून ऐसा बनाया कि एक हद से ज़्यादा सूद नहीं लिया जाएगा और एकम्युलेटिंग सूद जो होगा जो असल लिया था उससे उतने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो 4-5 इस किस्म के कानून उन्होंने अपनी दौर हुकूमत में जब वो पावर में आए, लाहौर में मिनिस्टर बने, ऐसा किया जिससे कि इतना राहत मिली उन लोगों को जिनको तकलीफ सही थी कि उनको वो अपना मसीहा मानने लगे। बिजली चाहे कहीं भी गिरे खबर बनती ही है। ठीक उसी तरह से चौधरी साहब काम तो रोहतक में रहकर कर रहे थे, लेकिन उसकी गूंज लंदन तक में थी। तभी तो अंग्रेजी सरकार ने 1916 में उन्हें राय साहब की उपाधि से नवाजा। चौधरी साहब कांग्रेस में भी शामिल हुए और रोहतक कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष भी बने, लेकिन जल्दी ही कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर 1923 में मियां फजले हुसैन के साथ मिलकर नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। मुसलमान, हिंदू और सिख समुदाय को एक कड़ी में पिरोने का कार्य उन परिस्थितियों में केवल यूनियनिस्ट पार्टी नहीं किया, क्योंकि वो ही आर्थिक आधार पर वर्ग हित की बात कर रही थी। कमर तोड़ भू राजस्व और साहूकारी के आतंक से पीड़ित हिंदू, सिख और मुसलमान किसान यूनियनिस्ट पार्टी के झंडे तले ही एकत्रित हुए थे। उस समय किसान की हालत बहुत खराब थी और खराब हालत के कई कारण थे। एक तो यहाँ जो खेती थी वो प्रिमिटिव थी, थोड़ी पिछड़ी हुई थी, पानी की भी कमी थी और कर्जे का बोझ इतना ज़्यादा था कि शायद ही कोई किसान ऐसा हो जो कर्जे से बचा हुआ हो। बड़े किसान और ज़्यादा कर्जे में थे, छोटे किसान भी कर्जे में थे। अनाज की कीमतें बहुत कम थी, गांव के अंदर बदहाली थी, गरीबी थी, अनपढ़ता थी। उस हालत में उनकी हालत को ठीक करने के लिए छोटू राम के पास एक ही रास्ता था कि वो कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस की बजाय यूनियनिस्ट पार्टी बनाएं सर फजले हुसैन के साथ मिलकर, ताकि जो गांव के लोग हैं, किसान लोग जो हैं, पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनको आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाई जा सके, शोषण से आज़ादी दिलाई जा सके। चौधरी साहब 24 सितंबर 1924 से 26 दिसंबर 1926 तक मंत्री रहे। उनका मानना था कि मंत्री तो आते जाते रहते हैं, लेकिन नेता जनता के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं और इतिहास में अपना पन्ना जोड़ जाते हैं। उस टाइम में जो पानी नहीं था खेतों में, तो लोग जो डाल गिरा करते, तो जो मैं तो खेतों में भी पहुंच गए थे। उन्होंने जाकर जो उनकी हालत देखी लोगों की, वो कहने लगे जी हम तो मर गए, पानी नहीं, दिन रात जो खेतों में पड़ा रहना पड़ता है, तो जो पानी का को जो सुविधा बनाओ। फिर उन्होंने जो ये नहर निकाली थी, इसका जो पानी जो मैं तो सप्लाई हुआ, तो जो मैं तो फिर पानी जो खेतों में जो शुरू हुआ। चौधरी साहब ने वही किया जो कहा। जिस समय ग्रामीण को समाज में सम्मान का स्थान नहीं मिला हुआ था, किसान कर्ज में डूबा हुआ था, राजस्व कर की मार झेल रहा था, उसके उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, उस समय उन्होंने कानून के जरिए अपने लेखों के सहारे नेता बनकर लड़ झगड़ कर उनकी आवाज बुलंद की और लाखों लोगों के दीन बंधु बन गए। आ
उस वक्त पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए दीनबंधु सर छोटू राम जी ने 2 परियोजनाएं बनाई, एक भाखड़ा डैम परियोजना, दूसरी मंडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, जिसका फ़ायदा लोग किसान आज तक उठाते आ रहे हैं और आगे भी कई पीढ़ियां उठाती आएंगी। ऐसे कम ही नेता इस धरती पर हुए हैं जिन्हें अपनों का प्यार भी मिला तो दुनिया का सम्मान भी। ऐसे ही कुछ नेताओं में से एक थे चौधरी छोटू राम। जहां किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाकर, कुर्की के कानून में संशोधन करवाकर, जिसके तहत अब किसान की फसल, घर, बैल, चारा और जमीन की कुर्की नहीं हो सकती, साथ ही मालिया कम करने की आवाज बुलंद कर तथा मंडियों में होने वाले शोषण पर लगाम लगाकर उन्होंने किसानों के दीन बंधु होने को सच किया। वहीं 1937 में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि से विभूषित किया। निर्बलों की सेवा, शोषितों की रक्षा और गिरे हुओं को उठाना ही मेरी समझ में मानवीय कर्तव्य का वास्तविक तत्व है। वो दिन भी और दिनों की तरह ही था। चौधरी साहब सुबह उठे, चाय पी, रोज की तरह अखबार पढ़ा कि अचानक 10 बजे के करीब उनके सीने में दर्द उठा और देखते ही देखते वो जाट नेता, वो ग्रामीण नेता, वो दीन बंधु, वो रहबरे आजम इस संसार से विदा हो गए। हर फूटो ही बाबू राम किसानों का सैलाब अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे एक युग बीत गया हो। हर तरफ सिर्फ आंसुओं में भीगी हुई एक ही आवाज गूंज रही थी, महाराज राजा मर गया। अब लोग रियलाइज करते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म वगैरह आज़ादी के बाद इन्होंने एक्ट बनाए हैं, जैसे पेप्सी टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट, सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेनर्स, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी बुनियाद उन्होंने पहले ही आज़ादी से पहले 20-25 साल पहले डाल दी थी। ही वॉज ए प्रिकर्सर, ही वॉज ए विजनरी। सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी होता है, मगर जीवन का चक्र कभी नहीं रुकता।